हेलो स्टूडेंट्स, जेसीईआरटी के डीजे स्कूल में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं राजीव रंजन और इस वीडियो में मैं जल प्रदूषण पर नियंत्रण के उपायों के बारे में चर्चा करूंगा। प्यारे बच्चों, जल है तो कल है, अर्थात जल के बिना जीवन की कल्पना व्यर्थ है। हम जल के बिना जीवन के बारे में सोच भी नहीं सकते, लेकिन हम अपनी गतिविधियों की वजह से अपने जल स्रोतों को लगातार गंदा करते जा रहे हैं और आज जल के प्रदूषण की स्थिति इतनी भयावह हो चुकी है कि यदि हम उन पर नियंत्रण के उपाय नहीं करें, उनके नियंत्रण के बारे में नहीं सोचें, तो फिर हमारा कल जो है वह बिल्कुल ही खराब होने वाला है। हम स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से ग्रसित होने वाले हैं। तो आइए जल प्रदूषण पर हम किस प्रकार नियंत्रण कर सकते हैं, इनके विभिन्न उपायों के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला उपाय जो यह हो सकता है कि हम सबसे पहले अपनी मानसिकता को बदलें, यानी हम अपनी सोच को बदलें। सबसे पहला उपाय होगा कि हम अपनी मानसिकता को बदलें। मानसिकता को बदलना, किस तरह की मानसिकता को बदलना? मानसिकता को बदलना हमारी पहली आवश्यकता है जल प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए। यह मानसिकता कैसी? तो प्यारे बच्चों, जब हम अपने उपासना स्थल पर जाते हैं, चाहे हम किसी भी धर्म के मानने वाले हों, जब हम अपने उपासना स्थल पर जाते हैं तो हम क्या करते हैं? हम स्नान करके साफ और स्वच्छ वस्त्र पहनते हैं और जूता चप्पल के बिना अपने उपासना स्थलों पर हम जाते हैं। तो ऐसा करने का हमारा उद्देश्य क्या होता है? ऐसा करने का हमारा उद्देश्य यह होता है कि हम अपने उपासना स्थल पर गंदगी को लेकर न जाएं, बिल्कुल स्वच्छता के साथ हम वहां जाएं। तो क्या हमारे जो जलाशय हैं, हमारे जो नदियां हैं, वह हमारे उपासना स्थल नहीं है? हम अपने कई सारे धार्मिक अनुष्ठान नदियों में संपन्न करते हैं। नदियां हमारे लिए जीवनदायिनी है, तो हमारी नदियां जो है वह भी हमारी उपासना स्थल है। लेकिन हम क्या करते हैं? घरों से निकलने वाले कचरे, मोहल्लों से निकलने वाले कचरे, उद्योगों से निकलने वाले कचरे, उन सभी को हम क्या करते हैं? नदियों में प्रवाहित कर देते हैं। तो हमारी जो यह मानसिकता है कि गंदगियों को हम नदियों में प्रवाहित कर देते हैं, इस मानसिकता को बदलने की आवश्यकता है। किस मानसिकता को बदलने की आवश्यकता है? तो गंदगी को या कचरे को नदियों में प्रवाहित करने की जो हमारी मानसिकता है, यानी गंदगी को नदियों में प्रवाहित न करना, प्रवाहित न करना। हमें गंदगियों को जलाशयों में, नदी में, तालाबों में प्रवाहित नहीं करना होगा। और हमारी जो यह मानसिकता है कि हम गंदगियों को नदियों में प्रवाहित करते हैं, उस मानसिकता को बदलने की आवश्यकता है। दूसरी आवश्यकता क्या है कि हमारे घरों में खाना बनाने में जिस तेल का उपयोग होता है, जिस घी का उपयोग होता है, तो उस बचे हुए तेल घी को जो खराब हो जाते हैं, उन्हें हम क्या करते हैं? नालियों में डाल देते हैं। हमें इस चीज से बचना होगा, यानी क्या करना होगा? बचे हुए या खराब बचे हुए तेल, घी या फिर ग्रीस, इन्हें जो हम नालियों में डालते हैं, इन्हें नालियों में नहीं डालना होगा, नालियों में न डालना। तो दूसरा उपाय जल प्रदूषण पर नियंत्रण का यह है कि बचे हुए तेल, घी या ग्रीस या मोबिल, इन्हें हम नालियों में प्रवाहित न करें, क्योंकि नालियों से होते हुए ये कहां चले जाते हैं? नदियों में चले जाते हैं। तो ये हमारा दूसरा उपाय हो सकता है। तीसरा उपाय हम क्या कर सकते हैं? तो हम अपने घरों में बची हुई दवाइयां, बेकार पड़े हुए रसायन या फिर फिनाइल मिली हुई जो जल होते हैं, इन्हें हम कहाँ डाल देते हैं? बेसिन में डाल देते हैं, सिंक में डाल देते हैं या शौचालय के टैंक में डाल देते हैं। तो हमें इन कार्यों से बचना होगा। किन कार्यों से बचना होगा? तो हमें
रसायन, दवाइयां और फिनाइल मिले हुए पानी, फिनाइल युक्त जल, इन्हें जो हम डालते हैं कहाँ, बेसिन में डाल देते हैं, रसोई घर के सिंक में डाल देते हैं, या फिर हम इसे शौचालय के पैन में डाल देते हैं। शौचालय के पैन में डाल देते हैं तो इसे हमें रोकना होगा, पैन में न डालना। तीसरा उपाय हमारा यह हो सकता है कि रसायन, दवाइयां और फिनाइल युक्त जल, इन्हें हम बेसिन में, सिंक में या शौचालय के पैन में न डालें। यह हमारी तीसरी आवश्यकता है। चौथा कार्य हम क्या कर सकते हैं कि हम कूड़े कचरे को निपटाने के लिए समाज को इकाइयों में बांट दें। समाज को किस चीज में बांट दें? इकाइयों में बांट दें। यह इकाइयां क्या हो सकती है? यह इकाइयां कोई मोहल्ला हो सकती है, किसी मोहल्ले को हम इकाई बना सकते हैं, कोई गांव हो सकता है, कोई वार्ड हो सकता है, या फिर इससे भी ऊपर जाए तो कोई पंचायत हो सकता है। यानी मोहल्ला के आधार पर, वार्ड के आधार पर, गांव के आधार पर और पंचायत के आधार पर हम समाज को इकाइयों में बांट दें। तो इकाइयों में बांट देने से क्या होगा? अब इन इकाइयों में जो कूड़े कचरे उत्पन्न होंगे, मनुष्य की गतिविधियों के कारण जो कूड़े कचरे इकट्ठे होंगे, उन कूड़े कचरों को हम इन इकाइयों से बाहर नहीं जाने देंगे और न किसी जलाशय में इसे ले जाएंगे। तो फिर हम क्या करेंगे? तो इन कूड़ा करकटों को जो जिन इकाइयों में उत्पन्न होते हैं, उन्हीं इकाइयों के अंदर उनका निपटारा करेंगे। और इनका निपटारा करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि इनको हम खाद में बदल दें, और खाद में बदलकर उसी इकाई के अंदर हरे भरे पौधों को उगाने में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इससे दो काम हो जाएगा। पहला काम यह कि कूड़े कचरे का निपटान होगा, कूड़े कचरे जो है वह जलाशय में नहीं जाएंगे, और दूसरा इससे इकाइयों के अंदर हरा भरा माहौल तैयार होगा। तो हम चौथा काम कर सकते हैं कि हम इकाइयों में बांटना। क्या कर सकते हैं? इकाइयों में बांटना, और इकाइयों में बांटकर हम कूड़े कचरे का निपटारा जो है उसी इकाई के अंदर करेंगे। पांचवा कार्य हम क्या करेंगे कि हम जहां भी यदि कहीं निर्माण कार्य हो रहा है तो वहां से गंदा पानी निकलता है या उद्योगों से गंदा पानी निकलता है, तो इन जगहों से, नालियों से, घरों से निकलने वाला जो वाहित मल जल होता है वह नालियों के माध्यम से नदियों में जाता है। तो इस तरह के जल को हम नदियों में भेजने से पहले उसे सही तरीके से उपचारित करेंगे। किस तरह के जल को? तो निर्माण कार्य में उपयोग होने वाले जल को, निर्माण कार्य में निकला हुआ गंदा जल, या फिर निर्माण कार्य में निकला हुआ गंदा जल, उद्योगों से निकला हुआ जल, उद्योग से निकला हुआ जल, नालियों से निकला हुआ जल, नालियों के जल। तो इसको हम लोग क्या करेंगे? नालियों के जल को इसको उपचारित करेंगे, सही तरीके से उपचारित इसे करेंगे, और उपचारित करने के उपरांत ही इसे जलाशयों में हम लोग प्रवाहित करेंगे। किसको? निर्माण कार्य में निकला हुआ गंदा जल, उद्योग से निकला हुआ गंदा जल और नालियों से निकला हुआ जल या वाहित मल जल, इसे सही तरीके से हम उपचारित करेंगे और तब इसे हम जलाशयों में प्रवाहित कर सकते हैं। छठा कार्य हम क्या कर सकते हैं? हम खेती में उपज को बढ़ाने के लिए कृषि रासायनिक उर्वरकों का उपयोग करते हैं, और ये रासायनिक उर्वरक क्या करते हैं? जलाशयों को प्रदूषित करते हैं। तो हम खेती के कार्य में हम जिन उर्वरकों का उपयोग करते हैं, कीटनाशियों का उपयोग करते हैं,
पीड़कनाशियों का उपयोग करते हैं या खरपतवार नाशियों का उपयोग करते हैं, तो इनका उपयोग हमें न्याय संगत तरीके से सोच समझ कर करना होगा और जितना कम हो सके उतना कम इनका उपयोग करना होगा। किनका? रासायनिक उर्वरकों, रासायनिक उर्वरकों, पीड़कनाशियों, पीड़कनाशियों, कीटनाशियों या फिर खरपतवार नाशी, खरपतवार नाशियों का उपयोग, नाशियों का कम उपयोग हमें करना होगा। क्या करना होगा? इनका कम उपयोग करना होगा। अधिक उपयोग जलाशयों को यह क्या करेंगे? प्रदूषित करेंगे। तो इस तरह से मानसिकता को बदलना होगा। बचे हुए तेल, घी, ग्रीस नालियों में न डालना होगा। रसायन, दवाइयां या फिनाइल युक्त जल को बेसिन, सिंक या शौचालय के पेन में न डालें। समाज को इकाइयों में बांट दें और उसी इकाई के अंदर उनसे उत्पन्न कूड़े करकट का हम निपटारा करें। निर्माण कार्य में जो गंदा जल निकलता है, उद्योग से गंदा जल निकलता है, नालियों के माध्यम से वाहित मलजल आते हैं, तो इनका सही ढंग से हमें इनका उपचार करना होगा। उसके बाद रासायनिक उर्वरकों, पीड़कनाशियों, कीटनाशियों या खरपतवार नाशियों का उपयोग हमें सोच समझकर न्याय संगत तरीके से और कम करना होगा। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं? हम अक्सर जलाशयों में, नदी में, तालाब में स्नान करते हैं, अपने गंदे कपड़ों को साफ करते हैं, गंदे बर्तनों को साफ करते हैं और यहाँ तक कि हम मवेशियों को भी स्नान कराने के लिए इन जलाशयों में लाते हैं। तो हमें अपने इन गतिविधियों में अंकुश लगानी होगी, इन गतिविधियों को कम करना होगा। यानी जलाशयों में, चाहे वो नदी हो, तालाब हो, झील हो, तो जलाशयों में स्नान करना, मवेशियों को नहलाना, इसके अलावा कपड़े साफ करना, बर्तन साफ करना, तो इन सब गतिविधियों को हमें कम करना होगा। इन सब गतिविधियों को, किन गतिविधियों को? जलाशयों में स्नान करना, मवेशियों को नहलाना, गंदे कपड़े साफ करना, बर्तन साफ करना, इन सब गतिविधियों को हमें कम करना होगा। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं? हमें अपने बच्चों को शिक्षित बनाना होगा, जल प्रदूषण के प्रति उन्हें जागरूक बनाना होगा। चापानल के आसपास जो हम मल मूत्र का विसर्जन कर देते हैं, गंदे कपड़े साफ करते हैं, जूठे बर्तन साफ करते हैं, बचे हुए खाद्य पदार्थों को वहां हम उड़ेल देते हैं, या उसके आसपास जो नालियां होती है वहां पर पॉलीथीन, प्लास्टिक या फटे हुए जूते, मोजे, ये सब जो हम डाल देते हैं, इन सब को हमें बंद करना होगा और इसके लिए अपने साथ साथ अपने बच्चों को भी शिक्षित करना होगा। तो हमें क्या करना होगा? बच्चों को शिक्षित करना होगा, जागरूक करना होगा। बच्चों को शिक्षित करने की आवश्यकता है, जल प्रदूषण के प्रति शिक्षित करने की आवश्यकता है और इसके लिए चापानल के आसपास हमें गंदगियों को फैलने से रोकना होगा। फिर इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं? जल प्रदूषण के एक बहुत बड़े स्रोत होते हैं औद्योगिक अपशिष्ट। औद्योगिक अपशिष्ट जल प्रदूषण के बहुत बड़े स्रोत हैं। हमें यहाँ पर नियंत्रण करने की आवश्यकता है और यहाँ पर नियंत्रण करने के लिए हमें क्या करना होगा कि उद्योग में जल से संबंधित जो भी कानून बनाए गए हैं, सरकार के द्वारा काफी कानून बनाए गए हैं, हमें आवश्यकता इस बात की है कि उन कानूनों को हम सख्ती के साथ इम्प्लीमेंट करें, उन कानूनों को हम सख्ती के साथ लागू करें। वैसे उद्योग जहां से प्रदूषण को बढ़ावा मिलता है, जो वातावरण को, चाहे जल हो, वायु हो, ज्यादा प्रदूषित करते हैं, तो वैसे उद्योगों पर भारी अर्थदंड लगाने होंगे। इसके अलावा औद्योगिक क्षेत्र के आसपास हमें क्या करना होगा कि कचरे निपटान की, प्रदूषण समाप्त करने की या कचरे निपटान करने की हमें सुचारू व्यवस्था करनी होगी। तो हम क्या कर सकते हैं? औद्योगिक क्षेत्र में
औद्योगिक क्षेत्र में जो भी कानून बनाए गए हैं, औद्योगिक क्षेत्र में जल से संबंधित कानून को कड़ाई के साथ लागू करना। संबंधित जो भी कानून है, जो भी नियम है, उन्हें सख्ती से या कड़ाई के साथ सख्ती से लागू करना। प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों को भारी अर्थदंड लगाना। प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों पर भारी अर्थदंड लगाना। उसके अलावा कचरे निपटान करने के लिए सही व्यवस्था करना। कचरे निपटान हेतु सुचारू व्यवस्था करना। ये सब हम उपाय जो है वो औद्योगिक क्षेत्र में कर सकते हैं। जल को स्वच्छ जल के लिए, जल को स्वच्छ बनाने के उपाय, ये सब हम यहाँ पर लागू कर सकते हैं। तो ये सब कुछ उपाय हैं जो हम जल प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए अपना सकते हैं, और तभी हमारे नदियां, हमारी जो नदियां हैं, हमारे जो जलाशय हैं, उन्हें हम स्वच्छ बना सकते हैं, ताकि हमारा कल यानी हमारा भविष्य जो है वह सुरक्षित हो सके। तो प्यारे बच्चों, हमने जल प्रदूषण के विभिन्न उपायों के बारे में चर्चा की। अब पुनः हम अगली वीडियो में मिलेंगे, और तब तक के लिए धन्यवाद।